दोस्तों स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब वो भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की ओर ले जाएगी। यानी भारतीयों को भी अब शासन चलाने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 निकाला। हालांकि इससे पहले भी भारतीयों को कानून बनाने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो बहुत सीमित थी। वास्तविक जो जिम्मेदारी थी वो इसी अधिनियम के द्वारा दी गई, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को। अब इस अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1919 में किन किन बातों का जिक्र किया गया, किन बिंदुओं के आधार पर भारतीयों को हिस्सेदारी दी गई, हम इस क्लास में वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक करके सभी चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात इसके बारे में, जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मांटगेयू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मांटगेयू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो मांटगेयू है, ये उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो आप भारत शासन अधिनियम 1919 बोल लो या फिर मांटगेयू चेम्सफोर्ड सुधार बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1919 और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे मांटगेयू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जी, हम 1919 में किन किन बातों को रखा गया, एक एक करके वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। हम जो भी पॉइंट पढ़ेंगे, आप दिमाग में ये रखना कि यहाँ पर भारतीयों को शासन चलाने में हिस्सेदारी दी जा रही है। दिमाग में ये चीज रखना, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 का मकसद ही यही है कि भारतीयों को शासन चलाने में हिस्सेदारी दें। केंद्र और प्रशासन के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। देखिए दोस्तों, 1919 से पहले सारी की सारी जो शक्ति थी वो या तो वायसराय के हाथ में थी या लंदन में बैठी जो सरकार है उसके हाथ में थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बोला गया क्योंकि भारतीयों को शासन चलाने में हिस्सेदारी देनी है, तो शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा। तो इस तरह से किया गया। ये है प्रशासन। इसको दो हिस्सों में बांटा गया। केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, दो पार्ट में बांट दिया गया। केंद्रीय विषय में क्या क्या आता है बेटा, जैसे रक्षा, विदेश नीति आदि। और प्रांतीय विषय में क्या आता है, जैसे शिक्षा, कृषि आदि। तो सबसे पहली बात, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में बोली गई कि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। मतलब प्रशासन को दो हिस्सों में बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय में रक्षा विदेश नीति और प्रांतीय विषय में शिक्षा कृषि आदि। इस तरह का ये पहला पॉइंट
हमने यहाँ पर 1919 में डिस्कस किया। अब दूसरा पॉइंट यहीं से बनता है। दूसरे पॉइंट में बोला गया, दूसरी बात क्या बोली गई यहाँ पर, कि जो ये प्रांतीय विषय हैं, ये वाले जो प्रांतीय विषय हैं, इनको भी दो हिस्सों में बांटा गया। यही बात समझनी है हमें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ और समझना पड़ेगा। ये जो प्रांतीय विषय ना, इसको भी दो हिस्सों में बांटा है। तो मैं लिखूंगा भी इसको। दूसरी बात है, प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया। ये इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रांतीय गवर्नर, वो नहीं, प्रांतीय गवर्नर, और ये है इसके अधिकारी। ये प्रांतीय गवर्नर है और ये है इसके अधिकारी। और यहाँ पर ये जो चीज है, ये है विधान परिषद। अब क्या करेगा, ये जो गवर्नर है, ये जो प्रांतीय गवर्नर है, ये यहां से विधान परिषद से कुछ मंत्रियों को चुनेगा। कुछ मतलब, या तो दो मंत्री होंगे, या तो दो होंगे, या फिर तीन होंगे। या तो दो होंगे या तीन होंगे, और इनको बोला जाएगा भारतीय मंत्री। भारतीय मंत्री। तो पहली बात, मैंने अब तक ये नहीं बताया कि दो भागों में कौन कौन से वो दो भाग है जिसमें बांटा जाएगा, ये नहीं डिस्कस किया आपका मैंने। तो यहाँ पर यह है प्रांतीय गवर्नर और ये है इसके अधिकारी। तो प्रांतीय गवर्नर ने विधान परिषद से दो या तीन व्यक्तियों को चुनेगा, वो जिनको भारतीय मंत्री बोला जाएगा। अब यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखना है। ये जो है दो या तीन, ये विधान परिषद के प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब ये जो भी कुछ काम करेंगे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधान परिषद के। लेकिन वहीं इसकी बात करो, ये जो प्रांतीय गवर्नर है और इसके अधिकारी हैं, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है। अब ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन एक बात और, मान लो इन्होंने कोई डिसीजन लिया, क्योंकि प्रांतीय गवर्नर ने ही इनको चुना है विधान परिषद से, तो ये तीनों किसके अधीन काम करेंगे, प्रांतीय गवर्नर के अधीन काम करेंगे। अब इस अधीन का क्या मतलब है, मतलब प्रांतीय गवर्नर के पास ये शक्ति है कि वो इन, ये जो दो या तीन जो भारतीय मंत्री, इनमें से किसी को कभी भी हटा सकता है, या इनके द्वारा लिए गए फैसलों को कभी भी रद्द कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। मतलब प्रांतीय गवर्नर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि ये प्रांतीय गवर्नर के अधीन काम करते हैं, इसीलिए प्रांतीय गवर्नर इनको कभी भी हटा सकता था, या इनके द्वारा लिए गए फैसले रद्द कर सकता है। तो मैंने ये लिखा कि क्योंकि ये प्रांतीय गवर्नर के अधीन काम करते हैं,
तो प्रांतीय गवर्नर इनको कभी भी हटा सकता था और इनके द्वारा लिए गए फैसलों को कभी भी रद्द कर सकता था। तो सिंपल और साधारण भाषा में बोलूं तो अंतिम फैसला किसका था इनके ऊपर? प्रांतीय गवर्नर का। ठीक है, अब देखते हैं वो दो हिस्से कौन से थे। ये वाले जो दो हिस्से थे हमने जो पढ़ रहे हैं, ये दो भागों में बांटा गया। तो दो भाग कौन से थे? एक तो था आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और एक था हस्तांतरित विषय। ये दो भागों में। अब जो आरक्षित विषय थे, ध्यान से देखेंगे बेटा, जो आरक्षित विषय हैं इनको देखेगा, इनको देखेगा प्रांतीय गवर्नर और उसके अधिकारी, ये दोनों, ये और ये देखेंगे इनको। आरक्षित विषय को कौन देखेगा बेटा? प्रांतीय गवर्नर और उसके अधिकारी। जबकि हस्तांतरित विषय को कौन देखेगा? भारतीय मंत्री देखेंगे। कौन देखेंगे? भारतीय मंत्री। अब ये कौन कौन से होते हैं आरक्षित विषय में? जैसे पुलिस, न्याय, भूमि राजस्व आदि, ये तो आरक्षित विषय हो गए। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, इसमें ये आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था पूरे इस चीज को समझाने के कि प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय को कौन देखेगा? गवर्नर और उसके अधिकारी। और हस्तांतरित विषय को कौन देखेगा? भारतीय मंत्री, जिनको, जो किसके अधीन काम करते? प्रांतीय गवर्नर के, जिनको प्रांतीय गवर्नर ने विधान परिषद से चुना था। और ये कितने होंगे? या तो दो होंगे या तीन होंगे। तो ये था सेकंड पॉइंट। देखें यहाँ पे, आपने यहाँ एक बात नोट की होगी कि प्रांतों में दो तरह की सरकारें काम कर रही है। एक तो प्रांतीय गवर्नर और उसके अधिकारी, और एक भारतीय मंत्री। मतलब दो सरकारें काम कर रही है। इसी को ही द्वैत शासन कहा गया प्रांतों में। हालांकि ये ज्यादा सफल नहीं हुआ, बाद में इसको खत्म किया गया। हम आने वाले जो अधिनियम है उनमें पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को हिस्सेदारी तो दी जाए थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन दबदबा अंग्रेजों का ही बना रहे अभी भी। हिस्सेदारी भी देनी थी और दबदबा भी अपना रखना था। तो इस वजह से जो जो मेन विषय थे, मुख्य विषय थे, वो अपने ही हाथ में रखे और थोड़ी जिम्मेदारी दी गई, ले भाई आरक्षित में शिक्षा स्वास्थ्य ये जिम्मेदारी भारतीय मंत्री को दे दी गई। इस वजह से ऐसा ऐसा किया गया। हमने अब तक दो पॉइंट डिस्कस कर लिए इसके। तीसरी बात क्या बोली गई? पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदन विधानमंडल बनाया गया। तो ये देखिए द्विसदन विधानमंडल क्या है? पहली बार केंद्र में द्विसदन विधानमंडल बनाया गया। इससे पहले केंद्र में सिर्फ एक ही सदन होता था, जिसमें सारे के सारे अंग्रेज होते थे। उन्हीं की सारी शक्तियां होती थी, सब कुछ उन्हीं के पास होता था। ठीक है नहीं? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय ये 1919 का जो अधिनियम है, इसको जो लाने का मकसद है वो भारतीयों को हिस्सेदारी देना है। तो अब तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई दो सदन बनाने पड़ेंगे। कैसे? ये देखिए, एक सदन था केंद्र में, विधानसभा, विधानसभा, और एक था विधान परिषद, राज्य परिषद। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि
आज के समय में जो विधानसभा है वो राज्यों के विधानमंडल के लिए यूज किया जाता है शब्द विधानसभा। लेकिन उस समय 1919 में ये जो विधानसभा है ये केंद्र के लिए यूज किया जाता था। तो आप कह सकते हैं जैसे आज केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो आज की लोकसभा उस समय विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और आज की राज्यसभा उस समय राज्य परिषद के नाम से जानी जाती थी। तो आपके ध्यान, तो पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदन विधानमंडल बनाया गया। तो पहला कौन सा था? विधानसभा, और दूसरा राज्य परिषद, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विधानसभा की बात, इसमें क्या क्या बातें बोली गई। यह निचला सदन था। आप देखेंगे आज की जो लोकसभा है उसको निचला सदन बोला जाता है, राज्यसभा उसको उच्च सदन। यह निचला सदन था। इसमें कुल सदस्य 145 थे। कितने थे? 145। कार्यकाल कितना था इसका? कार्यकाल था 3 वर्ष का। यहां पर मतलब विधानसभा में भारतीयों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। अपेक्षाकृत और ओके। यह सदन, इसकी एक बात और है, यह सदन बजट पर चर्चा कर सकता था और कुछ विधेयक पारित कर सकते थे। तो सबसे पहले विधानसभा के बारे में मैंने ये बात बोली कि इसको निचले सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल सदस्य थे 145, और याद रखेंगे इस 145 सदस्यों में से 104 चुने जाते थे। 104, 104 चुने जाते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और ये पहली बार हो रहा था कि वह भारत में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे थे, पहली बार। तो 145 में से 104 सदस्य चुने जाते थे। कार्यकाल कितना था इनका? 3 वर्ष का। भारतीयों को इसमें ज्यादा भरा गया, मतलब अगर टोटल एक 145 सदस्य हैं तो ज्यादातर इसमें भारतीय थे, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसमें क्या क्या हो सकता था? ये सभा बजट पर चर्चा कर सकती थी और कुछ विधेयक भी पारित कर सकती थी। अब जब बजट पर चर्चा होगी, बजट क्या होता है बेटा? सरकार का लेखा जोखा होता है, सरकार के जो खर्चे हैं, सरकार की जो इनकम है, वो सब देख। तो अब देखिए, मतलब इसके पास, इस सभा के पास बजट पर चर्चा करने का अधिकार है। मतलब ये अधिकार है इसके पास कि ये जान सके कि भारत सरकार को, जो यानी जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उसको कितनी आमदनी हो रही है, कितने वो खर्चे कर रही है, कहाँ कहाँ कर रही है, तमाम बातें जान सकती थी। और तो और इसमें कौन है? भारतीय, यानी भारतीयों को पता चल रहा है सब कुछ, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है, सब भारतीयों को पता चल रहा है। ज्यादातर तो भारतीय है ना इसमें। और साथ साथ कुछ विधेयक भी पारित कर सकती थी, मतलब ये भी अधिकार आ गया विधेयक पारित करने का। तो मैंने कहा था ना बेटा कि जब आप, मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊं आपको, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भैया इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये भारतीयों को हिस्सेदारी देना है। तो देखें कितनी बढ़िया उस समय, उस दौर में जब ब्रिटिश राज था, तो हमें इस तरह की हिस्सेदारी दी गई, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो ये था विधानसभा के बारे में। तो अब राज्य परिषद के बारे में समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। राज्य परिषद के बारे में भी ऐसे ही है कुछ। अब ये निचला सदन था, तो ये कौन सा था? ये कौन सा होगा? ऊपरी सदन। इसको ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है।
कुल सदस्य लगभग 60, लगभग 60 सदस्य होते थे इसमें। कार्यकाल कितना था इसका? 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का कार्यकाल था। इसमें अधिकतर अंग्रेज होते थे और और वरिष्ठ अधिकारी जो बहुत दिनों से शासन कर रहे थे, मतलब उनको शासन की जानकारी थी। तो मैं लिख सकता हूँ वरिष्ठ, अधिकतर वरिष्ठ अधिकारी और ब्रिटिश सदस्य होते थे इसमें। तो ध्यान से सुनेंगे। राज्य परिषद के बारे में, ऊपरी सदन था, लगभग कुल 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे। 34 निर्वाचित, बाकी नामांकित थे। ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया ऊपरी सदन, कुल सदस्य लगभग 60, और जिसमें 34 निर्वाचित, कार्यकाल 5 साल का, और इसमें ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी होते थे और ये ब्रिटिश सदस्य। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ दबदबा किसका? भारतीयों का। एक तरफ दबदबा किसका? ब्रिटिश सरकार का। तो अब धीरे धीरे मुकाबला टक्कर का होता जा रहा था। ठीक है नहीं? इसके पास भी तो भाई अच्छी खासी शक्ति थी, सभा के पास। ठीक है। अब ऐसा किया क्यों गया? एक मिनट। अब ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि पहले केंद्र में सिर्फ एक ही परिषद थी और जिसमें ब्रिटिश था भी थे। लेकिन अब क्योंकि उनको भारतीयों को हिस्सेदारी देनी थी, तो उन्होंने विधानमंडल को दो हिस्सों में बांट दिया, विधानसभा और राज्यसभा। इसमें भारतीयों का दबदबा और इसमें वो जो वरिष्ठ अधिकारी थे और सदस्य थे वो। और साथ साथ इससे क्या होगा बेटा, जो शासन चलाना है वो अच्छे से चलेगा, स्वस्थ स्वस्थ शासन रहेगा। तो ये भी उन्होंने सोचा। लेकिन ध्यान रखेंगे, अधिकतर कंट्रोल अभी भी किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में था अभी भी। लेकिन उस समय ये सब चीजें मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चलिए अच्छा, हमने 3 बातें पढ़ी। अभी इसमें और भी काफी पॉइंट है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे।